नमस्कार मित्रों। डॉक्टर संजीव भानावत के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आपको यह तो मालूम ही होगा कि यह वर्ष प्रख्यात फिल्मकार गुरुदत्त की जन्म शती है। गुरुदत्त हिंदी सिनेमा के स्वर्ण युग के एक प्रतिष्ठित निर्देशक, अभिनेता और निर्माता थे, जिन्होंने भारतीय फिल्म उद्योग में अपनी अनूठी छाप छोड़ी। उनके द्वारा बनाई गई फिल्में न केवल मनोरंजन का साधन थी, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक प्रतिबिंब भी प्रस्तुत करती थी। गुरुदत्त का योगदान हिंदी सिनेमा में बहुआयामी था, जिसमें उनकी निर्देशन शैली, अभिनय कौशल और फिल्म प्रोडक्शन की नई नई तकनीकें सम्मिलित हैं। गुरुदत्त का जन्म 9 जुलाई 1925 को बेंगलोर में हुआ था। उनका मूल नाम बसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण था। कला और संस्कृति के प्रति उनकी रुचि बचपन से ही थी। वस्तुतः अपने जन्म के कुछ समय बाद ही गुरुदत्त कोलकाता चले गए थे। कोलकाता में वहां की संस्कृति का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उनके पिता बैंक में काम करते थे और मां मूलतः गृहिणी थी, लेकिन फिर भी वे अध्यापन से जुड़ी हुई थी और अनुवाद का कार्य भी करती थी। बालक गुरुदत्त का बचपन उसी परिवार में बीता जहां आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी और माता पिता के बीच में तनावपूर्ण संबंध थे। उनकी दादी घर में रोज दिया जलाती थी और उस जले हुए दिए की प्रतिछाया दीवार पर पड़ती थी और बालक गुरुदत्त उस दीवार पर अपनी उंगलियों से कुछ चित्र बनाते थे। वहीं से उनके मन में कला और संस्कृति के प्रति अनुराग बढ़ता चला गया। कलकत्ता में उनकी प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था की गई, लेकिन मात्र 16 वर्ष की उम्र में वे अल्मोड़ा चले जाते हैं। अल्मोड़ा, जहां हिंदुस्तान की आधुनिक नृत्य कला के जनक जिन्हें हम कहते हैं, पंडित उदय शंकर, उनका एक संस्थान था, पंडित उदय शंकर संस्कृति संस्थान। वहां पर गुरुदत्त ने कला और संस्कृति, विशेषकर नृत्य का प्रशिक्षण प्राप्त किया। उदय शंकर भारतीय नृत्य कला को देश विदेश में प्रसारित करने के लिए जाने जाते हैं। नृत्य और कला के क्षेत्र में उनके इस महती योगदान के लिए जहां एक और संगीत नाटक अकादमी ने उन्हें अकादमिक फेलोशिप से सम्मानित किया, वहीं भारत सरकार ने भारत के जो नागरिक सम्मान है उसमें दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया। पंडित उदय शंकर को मौका मिला कि उन्होंने विदेशों में जाकर के भी भारतीय नृत्य कला का प्रदर्शन किया और उसे पश्चिम की जो शैलियां थी उनके साथ जोड़ा। ऐसे महान कलाकार के सानिध्य में गुरुदत्त ने नृत्य कला के विभिन्न कलाओं को सीखा। पंडित उदय शंकर बहुत अच्छे कोरियोग्राफर भी थे, जिसकी छाप गुरुदत्त पर भी पड़ी। संयोग देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो चुका था और आर्थिक संकटों के कारण पंडित उदय शंकर बहुत लंबे समय तक इस संस्थान में प्रशिक्षण व्यवस्था को जारी नहीं रख सके। इसलिए गुरुदत्त को वापस कोलकाता आना पड़ा। उन्होंने अपने करियर के प्रारंभ में टेलीफोन ऑपरेटर की नौकरी की, लेकिन जिस बालक का मन कला और संस्कृति से जुड़ा हुआ हो, उसे भला टेलीफोन ऑपरेटर की नौकरी कहां से रास आएगी। उन्होंने वो नौकरी छोड़ दी, त्यागपत्र दे दिया और अपने मामा के साथ चले आए मुंबई। और मुंबई में आके उन्होंने प्रभात स्टूडियो में अपना कार्य शुरू किया। वहां प्रारंभ में उन्हें छुटपुट फिल्मों में काम करने का मौका मिला, लेकिन शीघ्र ही उन्होंने अपने प्रतिभा के बल पर एक फिल्मी दुनिया में एक नए युग की शुरुआत की। वी शांताराम के स्टूडियो में उनकी मुलाकात होती है रहमान और देवानंद जैसे प्रख्यात फिल्म अभिनेताओं से।
और संयोग देखिए, उन अभिनेताओं के साथ उनकी गहरी मित्रता हो गई और देवानंद ने उनको ये वचन दिया कि जब मैं अपनी फिल्म बनाऊंगा तब तुम्हें इसका निर्देशन का दायित्व सौंपूंगा। उधर गुरुदत्त को थिएटर का भी काफी शौक था और अल्प आयु में ही उन्होंने हाई प्रोफाइल स्टेज शो करने शुरू कर दिए थे। ऐसी स्थिति में उनमें अभिनय की प्रति भी रुचि थी और प्रभात स्टूडियो में जब उन्होंने काम शुरू किया तो उन्हें तत्कालीन निर्देशकों के साथ कुछ फिल्मों के निर्देशन का भी अवसर मिला था। तो उन्होंने अभिनय और निर्देशन दोनों ही क्षेत्रों में अपनी एक पहचान बनानी शुरू कर दी थी। उनकी पहली फिल्म चांद थी, जिसमें उन्होंने श्री कृष्ण की एक छोटी सी भूमिका का भी निर्वाह किया। लेकिन 1950 के बाद का दशक गुरुदत्त का दशक था। उसी दौर में गुरुदत्त ने एक फिल्म की पटकथा लिखी। शुरू में उसका नाम था कश्मकश, बाद में उसका नाम प्यासा कर दिया गया और इसी कथानक पर, इसी पटकथा पर गुरुदत्त ने एक फिल्म बनाई प्यासा नाम से और इस फिल्म ने गुरुदत्त को फिल्मी दुनिया में प्रसिद्धि के शिखर पर पहुंचाया। इसी दौर में देवानंद ने अपनी नई कंपनी खोली नवकेतन और इस कंपनी के बैनर पर उन्होंने अपनी पहली फिल्म बनाई, जिसके निर्देशन का दायित्व उन्होंने गुरुदत्त को सौंपा। गुरुदत्त ने ये जो फिल्म बनाई तो वह मूलतः एक क्राइम थ्रिलर थी। यह फिल्म हिट होती है और आने वाले समय में उसने एक ट्रेंड सेट किया, जिसके आधार पर अपराध आधारित फिल्में बनने लग गई थी। गुरुदत्त की निर्देशन शैली अद्वितीय थी। उन्होंने अपनी फिल्मों में प्रकाश और छाया का अद्भुत मिश्रण किया था। उनकी फिल्में जैसे प्यासा, जिसका निर्माण 1957 में किया गया, और कागज के फूल, जिसका निर्माण 1959 में किया गया, इस कला के उत्कृष्ट उदाहरण है। प्यासा एक महत्वाकांक्षी कवि या शायर की कहानी है जो समाज की बेरुखी और प्रेम की खोज के इर्द गिर्द घूमती है। प्यासा फिल्म का यह नायक प्यार और प्रतिष्ठा पाने की खोज में घूमता रहता है। इस फिल्म का एक गीत बहुत लोकप्रिय हुआ था। हालांकि इस फिल्म के लगभग सभी गीत लोकप्रिय हुए, लेकिन एक गीत बहुत लोकप्रिय हुआ। ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया, ये दौलत के भूखे रिवाजों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। उस समय की सामाजिक व्यवस्था पर साहिर लुधियानवी जैसे प्रख्यात गीतकारों ने जिस तरह से इन गीतों के माध्यम से उन समाज की परिस्थितियों को चित्रित किया, प्यासा फिल्म ने उन गीत और संगीत के माध्यम से भी उस फिल्म को अमर बना दिया। ये फिल्में न केवल उस दौर की सामाजिक प्रासंगिकता की प्रतीक हैं, बल्कि वो कहानियां आज के दौर में भी एक सीमा तक अपनी प्रासंगिकता को सिद्ध करती। गुरुदत्त की फिल्मों में सामाजिक मुद्दों को प्रमुखता से दर्शाया गया है। प्यासा में जहां उन्होंने समाज की ओर से अस्वीकृत व्यक्तियों की कहानी दिखाई है, वहीं साहिब बीबी और गुलाम, जिस फिल्म का निर्माण 1962 में किया गया था, उन्होंने भारतीय महिलाओं की स्थिति, पीड़ा और व्यथा को उजागर किया है। साहिब बीबी और गुलाम विमल मित्र के उपन्यास पर आधारित है, जो उस समय के दौर में विवाहेतर संबंधों पर आधारित है। मीना कुमारी और गुरुदत्त की यह फिल्म ऑल टाइम हिट के रूप में आज भी चर्चित है। इन फिल्मों ने गुरुदत्त को केवल मनोरंजन फिल्मों के निर्माता के रूप में नहीं, बल्कि दर्शकों के लिए एक ऐसे फिल्मकार के रूप में प्रस्तुत किया जिसने अपने सामाजिक सोच से उन्हें कहीं सोचने के लिए मजबूर किया, हमारी व्यवस्था पर चिंतन करने को मजबूर किया और कहीं उनकी मानसिकता को बदलने के लिए एक प्रयास फिल्मों के माध्यम से किया। प्यासा फिल्म में वहीदा रहमान के साथ गुरुदत्त का अभिनय वर्षों तक याद किया जाएगा। इसी तरह 1959 में कागज के फूल फिल्म के माध्यम से गुरुदत्त ने एक क्लासिक फिल्म समाज को दी है।
किस तरह से उन्होंने एक फिल्म निर्माता के रूप में अभिनय करते हुए एक अनाथ लड़की को स्टार बना दिया। वस्तुतः इस फिल्म में भी वहीदा रहमान ने गुरुदत्त के साथ मुख्य भूमिका का निर्वाह किया। उन्होंने साहिर लुधियानवी और कैफी आजमी जैसे महान साहित्यकारों, गीतकारों, कवियों के सानिध्य में काम किया। इन लोगों ने, इन कलाकारों ने, इन कवियों ने गुरुदत्त को उस तरह के कालजयी गीत दिए जिन्होंने उनकी फिल्मों को भी अमर बना दिया। चौधरी का चांद, कागज के फूल जैसी फिल्मों में मोहम्मद रफी और गीता दत्त की आवाज में गाए हुए ये गीत संगीत प्रेमियों को आज भी गुदगुदाते हैं। गुरुदत्त न केवल एक उत्कृष्ट निर्देशक थे, बल्कि एक प्रतिभाशाली अभिनेता भी थे। अपने युवा काल में उन्होंने मंच पर भी अपना एक विशेष नाम कमाया था। एक तरह से अभिनय के भी वे एक दिग्गज खिलाड़ी थे। उनके अभिनय में सादगी और गहराई थी, जिसके आधार पर फिल्मों में उन्होंने उन पात्रों को जीवंत पात्र के रूप में प्रस्तुत किया। प्यासा में उनकी भूमिका को जहां विशेष सराहना मिली, वहीं उन्होंने विजय का किरदार निभाया, जो एक कवि है और जो अपने जीवन में सत्य की खोज करने के लिए निकल पड़ा है। दूसरी ओर गुरुदत्त के फिल्म निर्माण की तकनीक भी अपने समय से आगे थी, इसीलिए तो उन्हें एक युग दृष्टा फिल्मकार कहा जाता है। उन्होंने अपनी फिल्मों के साथ नए प्रयोग किए, नवाचार किए, जैसे कि वाइड एंगल का प्रयोग और कैमरा वर्क में विभिन्न प्रकार के कोणों का उपयोग। कागज के फूल फिल्म हिंदी सिनेमा की पहली सिनेमा स्कोप फिल्म थी, जिसने भारतीय सिनेमा में तकनीकी उन्नति की एक नई शुरुआत की। एक तरह से गुरुदत्त एक सिनेमा स्कूल शुरू करने वाले युग प्रवर्तक फिल्मकार थे। इनकी फिल्में आज भी फिल्म संस्थानों में दिखाई जाती है, जहां विद्यार्थी इन फिल्मों के माध्यम से सिनेमा कला को समझ सकते हैं, उनके उन नए प्रयोगों को समझ सकते हैं। एक तरह से उनकी ये फिल्में फिल्म या सिनेमा अध्ययन के विद्यार्थियों के लिए पाठ्य पुस्तकें या टेक्स्ट बुक के रूप में काम करती है। जीवन में इतना कुछ कर पाने के बावजूद ये कलाकार अपने जीवन में शांति और सुकून प्राप्त नहीं कर सका। पहली फिल्म पाजी के सेट पर जब गीता रॉय से मुलाकात होती है, तो पहली मुलाकात में ही एक दूसरे के एक तरह से हो जाते हैं। गीता रॉय का एक फिल्मी गीत, मेरा सुंदर सपना बीत गया, मैं प्रेम में सब कुछ हार गई, बेदर्द जमाना जीत गया, क्यों काली बदरिया आई है, क्यों कली कली मुस्काई है, मेरी प्रेम कहानी खत्म हुई, मेरे जीवन का संगीत गया। कुछ इस तरह के बोल गीता रॉय ने यह गाना गाया तो गुरुदत्त का मन झंकृत हो उठा और एक दिन उन्होंने गीता रॉय को विवाह का प्रस्ताव दिया और वे गीता रॉय से गीता दत्त बन गई। 3 बच्चे उनके हुए, लेकिन विधि की विडंबना जब वहीदा रहमान उनके जीवन में आती है। फिल्म सीआईडी से उन्होंने उनको ब्रेक दिया और बाद में कुछ फिल्मों में मुख्य भूमिकाओं का निर्वाह उनके साथ किया, तो वहीदा रहमान उनके जीवन के अधिक निकट आ गईं और गीता दत्त धीरे धीरे गुरुदत्त के जीवन से दूर होती चली गई। कितना बड़ा दर्द गुरुदत्त के मन में होगा जब इनके जीवन का अंतिम काल था। उस समय ना गीता दत्त इनके पास थी, ना वहीदा रहमान इनके पास थी। इनकी मृत्यु रहस्यमय है, अलग अलग तरह की बातें की जाती हैं, लेकिन फिर भी ये माना जाता है कि इसी परेशानी में इन्होंने 9 अक्टूबर 1964 की शाम अपने घर पे शराब का सेवन किया अत्यधिक मात्रा में और रात को नींद की गोलियां अधिक मात्रा में ले ली। ऐसी स्थिति में सुबह फिर वो नींद चिर निद्रा में बदल गई। अंततः उनके दरवाजे को तोड़ करके
उनकी पार्थिव देह को बाहर निकाला गया और एक ऐसा कलाकार जिसने फिल्म निर्माण के विविध पक्षों पर एक नई क्रांति की, उसका अंत इतना दुखद हुआ। मात्र 39 वर्ष की उम्र में ये कलाकार दुनिया से विदा हो गया। कागज के फूल उस फिल्म में जिसमें इन्होंने अपना पूरा जीवन एक तरह से निचोड़ दिया था, इनके जीवन काल में वो फिल्म सफल नहीं हो पाई। तब उन्होंने संकल्प लिया था कि मैं निर्देशन में कभी नहीं जाऊंगा। बाद में यही फिल्में हमारे फिल्म उद्योग में एक क्लासिकल फिल्म्स के रूप में स्वीकार की जाती हैं। फिल्म अध्येता उस पे शोध अनुसंधान करते हैं। उनके जीवन के बाद गुरुदत्त एक तरह से सिनेमा स्कूल के प्रवर्तक बनते हैं, नए सिनेमा स्कूल के प्रवर्तक बनते हैं। एक ऐसा बहुआयामी कलाकार इतनी जल्दी हमारे बीच से उठ जाएगा, हम कल्पना नहीं कर सकते थे। उनके इस जन्म शताब्दी वर्ष पर 10 अक्टूबर 1964 में उनका निधन होता है। ऐसे महान कलाकार को अपनी श्रद्धांजलि प्रकट करते हुए हम उम्मीद करते हैं कि आप सब इस जन्म शताब्दी वर्ष में उनकी फिल्मों का पुनरावलोकन करेंगे, उनकी फिल्मों पर शोध अनुसंधान को प्रेरित करेंगे और उनकी फिल्मों के उस गीत संगीत का आनंद लेंगे और इस बहाने उस महान कलाकार को अपनी भावांजलि प्रकट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत।